हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम इस लूसेंट की सीरीज में जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रखी है, उसमें हमारी आज ये वीडियो होने वाली है जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य और भारत के यवन राज्य कि किस प्रकार जो ब्राह्मण समाज हमारा हुआ है उसके संस्थापक कौन थे, उसका उदय किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उसका पतन हुआ, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जो भारत के यवन जो राज्य थे वो किस प्रकार अस्तित्व में आए, किस किस कंडीशन में उन्होंने भारत में उनका उदय हुआ, क्या कारण थे उनके पतन के, वो सारा इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके चैनल से इससे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमेशा हमें आपके जो सजेशन है उनका इंतजार रहता है, कोई आप सजेशन दे सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अभी रिसेंटली हमारे जो ग्रुप डी के फॉर्म निकले हैं हरियाणा में, उसकी कंप्लीट जो है तैयारी हम अपने चैनल पर कराएंगे। हरियाणा जीके का जो हमारा बैच है वो आने वाला है, जो बिल्कुल फ्री है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी हम अपनी वीडियो में। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जो, वो भी मनप्रीत इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है। जिस प्रकार हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार हर राज्य अपना अस्तित्व चाहता था, हर राज्य जो साम्राज्य अपना विस्तार करने में लगा हुआ था। ये टाइम ऐसा था जब जनता अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना चाहती थी कि वह पूरे भारत पर राज कर सके। उसमें से कुछ मेन जो होते हैं वो शासक सामने आते हैं निकलकर, और वो अपने ही वंश की, अपने ही साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार अस्तित्व में आया और वो किस प्रकार पूरा दक्षिण से लेकर उत्तर तक भारत में इतना मतलब फेमस हुआ, इतना उसका बड़े स्तर पर उसका प्रचार प्रसार हुआ कि वो पूरे भारत में फेमस हो गया। उसी प्रकार ही छोटे छोटे साम्राज्य अस्तित्व में आने लगे और अपनी शक्ति का विस्तार करने लगे। अब देखते हैं जी हम इसमें ब्राह्मण साम्राज्य में देखते हैं शुंग एवं कवक राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, एक पुष्यमित्र शुंग थे जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, जो ब्राह्मण जाति का था। ये मगध जो था वो मौर्य साम्राज्य के अंडर ही आता था, जिसमें जो शुंग वंश की नींव डालने वाला कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, जो किस जाति से बिलोंग करता था, वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित करी थी। जो शुंग शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा निकल कर आता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है राजधानियों के बारे में, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा हो जाता है हमारे पास इंडो यूनानी शासक मिंडाडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अब इस शासक का भी हमें नाम याद रखना है कि जो ब्राह्मण वंश की स्थापना करने वाले थे, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे पुष्यमित्र शुंग, उनको पराजित करने वाले कौन थे, मिंडाडर, ये उनको पराजित करने वाले शासक थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। अब उस टाइम में इतना मतलब यज्ञ का प्रचार प्रसार था कि लोग मतलब यज्ञ को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। हर छोटे बड़े काम के लिए, युद्ध के काम के लिए, अच्छे त्योहारों, जब त्योहार आते थे, कोई भी फंक्शन होता था, वो यज्ञ जरूर करते थे। उस काल में यज्ञ बहुत फेमस
माने जाते थे। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए और इसके फेवर में एक जो पतंजलि थे हमारे, उसने भी अश्वमेध यज्ञ कराए। आई होप यहाँ तक के फैक्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम। अब देखते हैं बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। जो स्तूपों का निर्माण उस समय में अधिक होता था, जो शिलालेख है, अभिलेख है, उनका निर्माण इस काल में बहुत ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि सब अपनी शक्ति का विस्तार करते जा रहे थे और उस शक्ति को डिफाइन करने के लिए, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो उस काल के बारे में, उनके बारे में, शासकों के बारे में, इसलिए वो स्तूप, शिलालेख, अभिलेख का निर्माण कराते थे, ताकि वो अपनी शक्ति, अपनी पावर से मतलब ज्यादा लोगों को अवगत करा सके। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था। अब हमें यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था और जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। इनकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की थी और मगध की गद्दी पर कवक वंश की स्थापना करी थी। अब जो पुष्यमित्री ब्राह्मण साम्राज्य है उसका पतन होना शुरू हो गया था और दूसरा शुंग वंश के बाद दूसरा वंश हमारे पास आ जाता है कवक वंश, जिसकी स्थापना करी थी वासुदेव ने। कवक वंश का अंतिम शासक जो राजा था वो सुशर्मा हुआ। ये हमें जो स्थापना करता है, संस्थापक होता है, और जो सबसे एंड का राजा होता है, शासक होता है, उसको जरूर याद रखना होता है, क्योंकि काफी बार जो कालक्रम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको वो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम। सातवाहन राजवंश, जिसमें शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। अब उसके बाद सबसे पहले आता है हमारा शुंग वंश, उसके बाद आता है कवक वंश और उसके बाद आ जाता है हमारा सातवाहन वंश, जिसकी स्थापना किसने करी थी? शिमुक ने। किसकी हत्या करने के बाद की थी? सुशर्मा। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित करी थी। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी? गोदावरी नदी के किनारे स्थापित करी थी। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सुमुख सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, विषम पुत्र पुलिमारी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ये इस सातवाहन जो हमारा वंश रहा है, इसके प्रमुख शासक रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले शासक कौन था, सेकंड कौन था और थर्ड कौन था। ये वैसे वनडे एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सारे वंश याद करने बेहद जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किए थे। मैंने पहले ही बताया कि इस टाइम काल में जो ये टाइम पीरियड होता था, इसमें यज्ञ करना बेहद मतलब अपने आप में एक प्रतिष्ठा का माना जाता था। जो ज्यादा फेमस था वो हमारा अश्वमेध यज्ञ था। सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। जो प्रसिद्ध इतिहासकार और साहित्यकार थे वो ये थे। आगे बढ़ते हैं जी हम। हाल ने गथा सप्ती तथा गुणाढ्य ने नामक पुस्तकों की रचना की थी। ये काल ऐसा काल था जिसमें जो रचनाएं हैं, पुस्तकों की रचना होने लगी थी। जो रचनाएं हैं इतनी फेमस होने लगी थी क्योंकि उसमें शासक के बारे में डिफाइन होता था, उसमें जो राजा होता था उसके बारे में डिफाइन होता था, जो जनता को अवगत कराने के लिए किया जाता था। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक पोटीन और
कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सबसे पहले अगर बात होती है कि चांदी, तांबा, सीसा का जो कांसे की मुद्राएं का सबसे पहले प्रचलन कहाँ किया गया था, तो वो सातवाहन वंश में किया गया था। इसी टाइम पे इतना मुद्राओं का प्रचलन हुआ कि वो पूरे भारत में फेमस हो गया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। अब यहाँ से बात पता चलती है, यहाँ से एक जानकारी निकल कर आती है कि उस समय भारत का व्यापार था जो अदर कंट्री के साथ भी था, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि जो शीशे का इस्तेमाल करते थे वो लोग सिक्का बनाने के लिए, कॉइन बनाने के लिए, वो कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। तो यहाँ से बात साफ होती है कि जो अदर कंट्री के साथ जो भारत का व्यापार अच्छा होता था। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने किया था। जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उसकी प्रथा का जो सबसे पहला प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सातवाहन शासकों ने किया था। भूमिदान का स्वरूप प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख से मिलता है कि जो ब्राह्मण वर्ग था उसको जो भूमि दान में दी जाती थी उनके कार्यों के लिए, लाइक जैसे वो यज्ञ कराते थे या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराते थे, तो उनको गिफ्ट के तौर पर, है ना, या किसी दान के तौर पर भूमि दी जाती थी। वो उसकी सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ मिलती है? सातवाहन वंश में मिलती है। और कौन से अभिलेख में मिलती है? नानाघाट अभिलेख में मिलती है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। अब भूमि तो दे दी इन्होंने, और जो अश्वमेध था जो सबसे फेमस यज्ञ था वो उसमें डिफाइन किया गया है कि एक गांव देने का भी उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। आगे बढ़ते हैं जी हम। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृति एवं लिपि ब्राह्मणी थी। उस काल में जो हमारी संस्कृति थी, है ना, वो ज्यादा फेमस लैंग्वेज थी, और जो प्राकृतिक भाषा थी उसको नॉर्मल लोग मतलब अच्छे से समझ सकते थे, इसलिए प्राकृतिक भाषा थी जो उसका ज्यादा यूज किया जाता था। जो हमारी लिपि ब्राह्मणी थी उसका भी बहुत ज्यादा स्तर पर यूज किया जाता था। लेकिन जो सातवाहन वंश था इनकी ये राजकीय भाषा थी प्राकृतिक लिपि एवं ब्राह्मणी। सातवाहनों में हमें हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का अभ्यास होता है। मतलब उस टाइम का जो सातवाहन वंश था उसमें जो फीमेल को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, फीमेल के ऊपर डिपेंड हमारी सोसाइटी थी। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे, क्योंकि जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। जैसे गौतमी पुत्र, विनिष्ट पुत्र आदि, इनके नाम के आगे कोई भी राजा या शासक होता था उनके नाम के आगे उनकी माताओं का नाम रखा जाता था, क्योंकि ये समाज कैसा था? फीमेल बेस्ड समाज था। इसमें फीमेल को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन सातवाहन राजकुल सत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। वैसे तो माता सत्तात्मक ये सोसाइटी थी, ये समाज थी, लेकिन जो राजा का काम करता था, जो सिंहासन का काम होता था, उसमें हमेशा जो है मेल की चलती थी, यानी जो उत्तराधिकारी होता था वो पुत्र को माना जाता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलिम्पिक को सौंपा था। गोलिम्पिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। उस टाइम पर जो प्रशासनिक इकाई थी और जो सैनिक इकाई थी वो काफी ज्यादा, मतलब ये था कि उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, तो उनकी जो टुकड़ी थी उनके प्रधान बनाए जाते थे ताकि वो सारा काम अच्छे से चला सके। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। सेतु का काम लाइक यहाँ हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जोड़ने का काम किया था उत्तर और भारत को, उत्तर के पार्ट को और दक्षिण के पार्ट को जोड़ने का काम किसने किया था? सातवाहन राज्य ने किया था।
नेक्स्ट देखते हैं जी हम। अब आ जाता है हमारा चेंदी राजवंश कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। अब यहाँ अशोक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद नए वंश की स्थापना होती है, नए वंश का उदय होता है, जिसको हम बोल देते हैं चेदी राजवंश। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख, ये बड़ा फेमस अभिलेख माना जाता है क्योंकि तकरीबन इसी से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है प्राचीन इतिहास के बारे में, शासकों के बारे में। इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अभिलेख हो जाता है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था, ये भी हमें याद रखना है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। इस टाइम पर सभी जो शासक थे वो या तो जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल भारत में ही नहीं अदर कंट्री में भी बहुत हो रहा था, जिसके कारण जो भारत के बड़े बड़े शासक थे वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे और यह उनके अनुयायी थे और उनकी सुरक्षा के लिए उनको अच्छी सुविधा देने के लिए ये गुफाओं का निर्माण कराते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम। हमने अब ब्राह्मण साम्राज्य हमने देख लिया है कि किस प्रकार राजवंशों का साम्राज्य का जो है उदय होता है और उनका एंड होता है। अब हमें देखना है भारत के यमन राज्य। सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिकोरस प्रथम ने अनुसरण बनाए रखा था। एंटिकोरस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोहों के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि इस समय जो भारत था वो ब्राह्मण साम्राज्य से मुक्त हो चुका था। इसलिए जो सेलुकस निकेटर हैं वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसकी स्थापना करते हैं। बैक्टीरिया के विद्रोहों का नेतृत्व डायोनोडस प्रथम ने किया था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखनी है। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्टीरिया के शासन डेमीटेरस ने किया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था, जो बैक्टीरिया के शासक थे डेमेटस, उसके द्वारा किया गया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि सबसे पहले ये अपनी शक्ति का विस्तार करते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, उसके बाद उस पर शासन करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए ये अपनी राजधानी परिवर्तन करते रहते थे। उसका एक मेन रीजन था कि इनको डर होता था कि कोई हमारी राजधानी पर अटैक करके हमारे साम्राज्य को छीन भिन ना कर दे, इसलिए ये समय समय पर अपनी राजधानी चेंज करते रहते थे, उसमें परिवर्तन करते रहते थे। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा जाता था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। जो हिंद यूनानी शासक थे, जो सबसे फेमस जो रोल था वो इनका था, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इसकी राजधानी शाकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। उस समय शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा था, क्योंकि भारत का व्यापार अदर कंट्री के साथ हो रहा था, इतना फल फूल रहा था व्यापार, तो उससे जो है वार्तालाप करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए शिक्षा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंदपद्मनोह अर्थ मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। आई होप यहाँ तक के फैक्ट आपको क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का कार्य किया था वो किस शासक ने किया था? तो वो थे हिंद यूनानी शासक जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। क्योंकि उस समय शिलालेख अभिलेख इतने प्रचलित हो चुके थे कि हर कोई अपने बारे में डिफाइन कराना चाहता था उसमें, ताकि उनकी शक्ति का प्रचार प्रसार हो सके। इसलिए कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ था जो हमें इस काल में देखने को मिलता है। भारत में गंधार कला का इसका उत्तम उदाहरण है। जो भारत में गंधार कला की शैली थी तो उसका ये उत्तम उदाहरण है। अब नोट देख लेते हैं। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया, भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। जो यूनानी थे उन्होंने जो पर्दा प्रथा थी उसका प्रचलन आरंभ किया। हमें यहाँ से भी एक थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि जो यूनानी थे सोने के सिक्के जारी करने के उपरांत इन्होंने पर्दा प्रथा है जो उसका प्रचलन किया था और भारतीय नाट्य कला में विकास में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। मतलब जो सांस्कृतिक और धार्मिक कला में है ना, इनका बहुत ज्यादा रोल माना जाता है। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन है इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जो पर्दा प्रथा इन्होंने यूनानियों ने चलाई थी उसका नाम हम मानते हैं यवनिका, जो ज्यादा फेमस है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।